हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मोटर आपने सुनी होगी, डायनामो सुना होगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, आपका एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, इन्वर्टर का क्या काम होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा हमको जोर देना है कि बल्ब के अंदर जैसे फिलामेंट्स होते हैं तो वो किसके बने होते हैं, इनके अंदर गैसेस होती हैं तो कौन सी मिलती हैं, ऐसे बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था, हमने इसको स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत जो है एकदम बेसिक से चीजें बात करी थी। चार्ज हमने डिस्कस किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में देखा, हमने करंट की बात करी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स के लॉ के बारे में बात करी कि ओम्स का नियम क्या कहता है। इसके अलावा हमने लास्ट जो सेशंस हुए थे उसमें सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में बात की थी, और पिछले सेशंस में मैंने एम मीटर वोल्ट मीटर कहाँ लगाना चाहिए उसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया था कि कैसे किसी सीरीज में बने, जो सीरीज में रेसिस्टेंस दिए होते हैं तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, अगर पैरेलल है तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। इन सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग कुछ अप्लायंसेस की भी बात करेंगे कि भाई फ्यूज क्या होते हैं, मिनी एमसीबी क्या होती है, तो ऐसी चीजों से क्या मतलब हमें फायदा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ये हम रोजाना चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग अप्लाइड वे में चीजें पढ़ेंगे कि हम जिनका इस्तेमाल करते हैं रोजाना रोजमर्रे की जीवन में, वो चीजें क्या हैं, किस बेस पर काम करती हैं, और वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पिछली सेशन में जो क्वेश्चंस दिए थे उनको डिस्कस करते हैं, फिर जो भी टॉपिक्स हैं आज के जिसमें यूटिलिटी वाइज हम चीजें कवर करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये मैंने पावर के ऊपर आपको पहले भी पढ़ाया था, और ये बोला था कि जिसने भी वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा और इलेक्ट्रिसिटी का पावर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। 100 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 hours. What will be the cost of electricity consumed if the consumption cost is ₹5 per unit? एक 100 वॉट की बिजली का बल्ब 10 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। खपत की गई बिजली की लागत क्या होगी यदि खपत लागत ₹5 यूनिट है। अब देखिए, इस चीज को समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि जो पावर होता है, पावर को ही आप क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो ये हमेशा किसके बराबर होती है, ये होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क या फिर एनर्जी। मैंने आपको जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ऊर्जा और कार्य की जो इकाई होती है, मतलब वर्क और एनर्जी की यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं। मतलब यहां पर कार्य और ऊर्जा ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर की, 1 किलोवाट आवर कैसे आता है, तो इसको थोड़ा सा बेसिक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा वर्क एनर्जी पावर का, वहां पे मैंने समझाया हुआ है, और इसको कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जिनको नहीं आते हैं तो उनके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देख लीजिए जिनने ये नहीं देखा था। तो हमने यही पढ़ा था कि भाई पावर जो होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन होता है, इतना आपने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा पावर की यूनिट क्या होती है, तो वॉट होती है। वर्क डन या फिर एनर्जी की यूनिट क्या होती है, ऊर्जा की, तो इसको कहा जाता है जूल, और टाइम की होती है सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं अगर किसी जगह पे 1 वॉट जो है, अगर किसी का पावर है, तो ये बताता है कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है या 1 जूल का काम किया गया है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड होता है। इसी में एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको कहा जाता है 1 वॉट आर। ये वैल्यूज पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, 1 वॉट आर या 1 किलोवाट आर, या पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती थी, ये मैंने पढ़ाई हुई भी है क्लास में।
तो देख लीजिए, ये अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये तीनों ही चीजें आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें तो कोई वैसे फॉर्मूला की बात नहीं होती, ये आपको सीधे याद होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर, जैसे आप मोटर खरीदने जाएंगे कभी मार्केट में तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी चढ़ाने में मदद करती है, तो आप बोलेंगे कि आधे हॉर्स पावर की है, तो वो 746 का आधा होता है। 2 हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर की, तो ये बताता है। इसके अलावा 1 किलोवाट आवर और 1 वॉट आवर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1 वॉट आवर का मतलब है इस वॉट के इस जगह पर क्या जोड़ दिया, एक आर जोड़ दिया। एक आर का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में कितना टाइम होता है, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स का मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो मतलब 1 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहां पर इसके इस तरफ आर को जोड़ रहे हैं, तो हमें यहां पर भी आर जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 1 जूल इंटू 1 आर अपॉन 1 सेकेंड। इस 1 आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3600 सेकेंड्स लिख सकता हूं। तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपको एक चीज मिलेगी कि 1 वॉट आर इज इक्वल्स टू 3600 जूल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये निकालने की क्यों जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। यहां पर आपको 1 वॉट आर की वैल्यू पता चल गई, 3600 जूल्स होते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई 1 किलो वॉट आर क्या होता है, तो अब देखिए इसमें क्या था, आपने 1 वॉट आर ही रखा था। अब यहां पर सिर्फ क्या जोड़ना है, 1 किलो ही तो जोड़ना है। मतलब किलो का मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो आपको 1 वॉट आर की वैल्यू पता है 3600 जूल्स है। अब इसमें आप सिर्फ क्या एक्स्ट्रा जोड़ दो, किलो जोड़ दो। तो इस तरफ भी क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 की पावर 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स, या इसी चीज को लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो ये 1 किलो वॉट आर जो होता है ये कितनी एनर्जी या वर्क डन के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के बराबर होता है। अब इससे फायदा क्या है, तो आप याद रखिए आपके घरों में बिजली का मीटर लगा है जिसको एनर्जी मीटर कहा जाता है। एनर्जी मीटर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो भी आपकी रीडिंग्स निकाल कर देता है, वो रीडिंग्स क्या होती हैं, वो रीडिंग्स बताती हैं कि इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है, मतलब इसने कितनी ऊर्जा की खपत करी है, इसलिए उसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर को कहा जाता है कि भाई 1 किलो वॉट आर जो होता है वही होता है 1 यूनिट के इक्वल। किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है। और 1 यूनिट ही किसके इक्वल होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स के इक्वल होती है। तो ये जो है याद रखेंगे, हमारे घरों में अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 10 यूनिट बिजली जलाई है, तो मतलब इतने से आप 10 का इंटू कर दीजिए, तो उतना जो है आपने ऊर्जा की खपत करी है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर। आपको यहां से वैल्यूज पता चल गई। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वोल्ट, अगर 1 किलो वॉट आ रहे हैं तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, अगर 1 वॉट आ रहे हैं तो 3600 जूल। ये आपको वैल्यूज पता चल गई हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 100 वाट का बल्ब जो है वो यूज किया गया है कितने टाइम के लिए, 10 घंटे तक इस्तेमाल किया गया है। अब 10 घंटे तक इस्तेमाल करने पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इफ द कंजप्शन कॉस्ट इज ₹5 पर यूनिट। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई आपका 1 यूनिट किसके इक्वल होता है। तो 1 यूनिट आप बता देंगे अभी कि अभी हमने पढ़ा कि ये होता है 1 किलो वॉट आर के इक्वल। 1 यूनिट इसके इक्वल होती है। अब यहां पर जो बिजली का खर्चा है वो 5 रुपए यूनिट है। जैसे सब जगह पे अलग अलग होता है, कहीं 10 रुपए यूनिट है, कहीं 15 रुपए यूनिट है, तो उस हिसाब से आपका बिजली का बिल आता है। अगर आपने 100 यूनिट जलाई है, 10 रुपए है, तो 100 के हिसाब से आपका 1000 रुपए का बिल आएगा, और भी जो टैक्स वगैरह जोड़ दिए जाते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी क्या हो रहा है, एक बल्ब जलाया गया है कितने का, 100 वॉट का। कितनी देर के लिए जलाया गया है, तो ये आपका जलाया गया है आपका 10 घंटे के लिए। तो आपको पता है कि पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी या वर्क डन, एनर्जी या इसी को वर्क डन कहेंगे अपॉन टाइम। अब आपके पास क्या है,
आपके पास पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे एनर्जी जो है निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी ही क्या है, एक यूनिट है, क्योंकि आपका जो मीटर है वो कौन सा मीटर है, एनर्जी मीटर है। तो कुछ मत करिए, आप क्या करिए, इस एनर्जी को आप ऐसा लिख सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे आपके पास पावर भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो ये है 100 वॉट का बल्ब। 100 वॉट का बल्ब आप कितनी देर जला रहे हैं, 100 वॉट का बल्ब आप जला रहे हैं 10 घंटे तक, 10 आवर्स तक। तो ये कितना आ गया आपका 1000 वॉट आर। इस 1000 को ही क्या लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट आर। अब ये 10 टू द पावर 3 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वॉट आर। तो यहां पर इसने जो बिजली जलाई है वो कितनी जलाई है, 1 किलो वॉट आर। और 1 किलो वॉट आर कितने के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो मतलब इतनी देर बल्ब जलाने पर आपने कितनी यूनिट जलाई, तो आपने 1 यूनिट जलाई है। मतलब यहां पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 वॉट का बल्ब बिजली को 10 घंटे तक जला रहा है, तो 10 घंटे तक उसने कितना इस्तेमाल किया, तो उसने 1 किलो वॉट आर का किया, मतलब 1 यूनिट बिजली जला दी है। अब 1 यूनिट का वहां पे प्राइस कितना है, 5 रुपए। तो उसने कितना, यदि खपत लागत 5 रुपए प्रति यूनिट है, तो खपत की गई बिजली की लागत क्या होगी, उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट मैंने आपको एकदम बेसिक से बता दिया है, जिसको नहीं भी आता होगा वो समझ जाएगा। लेकिन आप लोग पुराने लेक्चर्स को रिवाइज जरूर करते रहिए। और सभी से ये है कि ये जो है आपके लेक्चर्स काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी, उस बेसिस पे चालू किया गया है, तो बहुत अच्छे से इसको देखिए, सारी चीज़ें पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं उस चीज़ को स्प्रेड करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 किलो वॉट आर। अब देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया 1 किलो वॉट आर की वैल्यू कितनी थी, तो 1 किलो वॉट आर की वैल्यू कितनी आई, 3600 इंटू 10 टू द पावर 3 या फिर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। तो यहाँ पर ये आपको सबसे पहले ही दिख रहा है, एक्सप्लेन कर ही दिया है मैंने, तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा समझने में। तो ये बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, द पावर ऑफ बल्ब इज। अब मैंने कल आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भी बताई थी कि आपको पावर निकालना है तो वोल्टेज इंटू क्या कर दीजिए, करंट कर दीजिए। जितना भी वोल्टेज है उसको करंट से इंटू कर दीजिए। यहां पे कितना वोल्टेज है, 220 इंटू 0.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट होती है 110 वॉट होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 110 वॉट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होप ये समझने आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ, और आज के टॉपिक्स में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो एक एक करके उनको समझते हैं। तो देखा जाए तो आपका जो बल्ब होता है, इसकी बात कर लें, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अब तो आपके पास क्या आ गई है, CFL आ चुकी है। CFL आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन पहले जो यूज़ होते थे और क्वेश्चंस भी जो आते हैं वो CFL की जगह इन चीज़ों से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें क्या इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर लगा होता है एक फिलामेंट, इसके अंदर होता है फिलामेंट। जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इन बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो इनके अंदर जो गैस होती है वो आर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस होती है, एक नोबल गैस बताई जाती है। तो ये जो है आपका बल्ब के अंदर देखने मिलती है। तो दो क्वेश्चंस आते हैं आपके कि भाई जो बल्ब होता है, ग्लास बल्ब, जो आपने देखा भी होगा कभी, तो इसकी जो है ये बिजली खपत ज़्यादा होती है। आजकल तो CFL आ गए हैं, LEDs आ गए हैं, तो आपका ये जो है इस्तेमाल होने लगे हैं। लेकिन इन बल्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो है आप इसको होल्डर्स में अटैच करते हैं, इसमें एक फिलामेंट होता है, ये बाहर का जो इसकी परत होती है वो ग्लास की बनी होती है। ये फिलामेंट ही खराब हो जाता है तो आपका बल्ब हो जाता है फ्यूज़। तो जो है फ्यूज़ आपने देखे होंगे, कई बल्ब जलते ही नहीं क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सर्किट उसका ब्रेक हो जाता है। इसके बाद देखते हैं एक और चीज़ जिसको कहा जाता है आपका, देखिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। जैसे आपने एक रेसिस्टेंस की बात कर ली, इसी रेसिस्टेंस को आप बोलते हैं प्रतिरोध।
ये आपको पता है। ऐसे ही 2 डिवाइस और होते हैं जिनके नाम आपने शायद सुने हो। एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। तो ये इंडक्टर क्या होता है? ये इंडक्टर एक इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनकी कॉइलिंग की जाती है। और कॉइलिंग करने पे होता क्या है? तो ये जो इंडक्टर होता है ये होता है करंट स्टोरिंग डिवाइस। घबराने की जरूरत नहीं है। करंट स्टोरिंग डिवाइस से आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या करंट स्टोर करने लगता है? बिल्कुल करने लगता है। करंट स्टोर करके क्या करता है? ये करंट को जो इनके अंदर से पास होता है उसका इस्तेमाल करके हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो जितनी भी जगह इंडक्टर का इस्तेमाल होता है वो इंडक्टर बिजली को गर्मी में बदल देता है, उष्मा में बदल देता है, हीट में बदल देता है। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये जो है आपका जो विद्युत आपका धारा कहीं पर भी बहती है उसका उष्मागतिक जो एक प्रवाह होता है, मतलब यहां पर किसी भी तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है तो उससे उष्मा जो है जनरेट हो रही है, उससे हीट जो है वहां पर डेवलप हो रही है। इस तरह के कई डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक हीटर को देखा होगा। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जब आपने प्लग ऑन किया तो वहां पर जो कॉइलिंग होती है वो इंडक्टर की बनी होती है, तो वहां पे करंट स्टोर हो जाता है। तो करंट ही क्या बदल जाता है? करंट बदल जाता है हीट में, मतलब आपकी विद्युत धारा उष्मा में बदल जाती है। ऐसे आप कई जगह पे चीज यूज करते हैं। जैसे रूम हीटर में भी यही होता है। आपका प्रेस आपने कई बार करी है तो आप वहां बता सकते हैं कि प्रेस कैसा काम करता है। तो प्रेस के अंदर होती है इंडक्टर की कॉइल। इंडक्टर मटेरियल क्या करता है? तो इंडक्टर मटेरियल आपके करंट को हीट में बदल देता है, उष्मा में बदल देता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल को आपने लगाया, पानी उसमें गर्म हो गया। कई तरह की चीजें कर सकते हैं आप इसमें। तो ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं कि ये करंट को इस्तेमाल कर रही हैं और करंट को बदल दे रही हैं हीट में। इसके बाद जो हम घर में और यूज करते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये फ्यूज आजकल कम इस्तेमाल होने लगे हैं, इसकी जगह कई जगहों पे ये फ्यूज होते हैं। अब ये फ्यूज क्या होते हैं? तो फ्यूज ऐसा होता है कि मान लिया जाए कहीं पर आपका, देखिए हमारे घरों में मैंने कल भी बताया था कि सभी चीजें कैसी लगी होती हैं? पैरेलल लगी होती हैं। तो अगर कोई डिवाइस लगा है, मान लिया जाए ऐसे सारे डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो इन सारे डिवाइसेस पर एक ही तरह का वोल्टेज होता है। ये बात आपको समझने आ रही होगी कि भाई मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो हमेशा कहां सेम होता है? वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम होता है, समांतर में सेम होता है। हमारे घरों में चाहे टीवी चल रहा है, चाहे फ्रिज चल रहा है, चाहे कोई भी चीज चल रही है, मान लिया जाए ये टीवी चल रही है हमारी, ये हमारी वॉशिंग मशीन चल रही है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ये वॉशिंग मशीन चल रही है, कहीं एसी चल रहा है, तो ये सारों को वोल्टेज एक ही जैसा मिल रहा होगा, 220 वोल्ट मिल रहा होगा। मतलब इन पर जो भी वोल्टेज होगा वो तीनों पर एक जैसा होगा। तो अगर वोल्टेज सेम होगा तो क्या मतलब है? अगर इन पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर इस पे वोल्टेज 220 है, इस पे वोल्टेज 220 है, इस पे वोल्टेज 220 है, तो तीनों पे ही 220 होगा क्योंकि पैरेलल में लगा है। तो फिर क्या अलग होगा? इनका रेसिस्टेंस अलग हो सकता है और इनका करंट यहां से जो निकलेगा वो अलग हो सकता है। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपका वोल्टेज सेम है। मान लिया जाए 220 है तो 220 में रेसिस्टेंस 2 भी हो सकता है, या करंट आपका 2 हो सकता है कि 2 एम्पियर का करंट इस ब्रांच से बह रहा हो और यहां पर 110 ओम का रेसिस्टेंस हो। तो ये वोल्ट हमेशा ऐसे ही होगा क्योंकि V इज आई आर हो सकता है। मतलब इन तीनों पर V की वैल्यू तो सेम होगी, क्या अलग अलग हो सकता है? I और R अलग हो सकता है। I और R कुछ ऐसा होगा कि हमेशा 220 ही बनाएगा। मान लिया जाए कि अगर हम यहां 4 कर दें तो इसको 55 भी लिख सकते हैं। अगर हम यहां पर और कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, जैसे यहां पर आप 0.1 भी ले सकते हैं, तो रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। मतलब जैसे यहां पर एक केस में देख लेते हैं कि भाई 4 × 55 कितना होता है? 220 ही होता है। मतलब यहां पर करंट 4 एम्पियर हो गया, यहां पर आपका 55 रेसिस्टेंस हो गया। मतलब रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, करंट अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आपका वोल्टेज सेम है। तो होता क्या है कि घर में कई बार आपने देखा होगा कि कई डिवाइसेस जो होते हैं वोल्टेज तो सेम आ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा करंट जो है कंज्यूम करने लग रहे हैं। मान लिया जाए कि आपको बिजली का झटका ही लगा है तो आप बहुत ज्यादा क्या है वोल्टेज थोड़ी ज्यादा लेंगे, आप करंट ज्यादा जो है आपकी बॉडी से पास होने लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई डिवाइस इतना ज्यादा फ्लो होने लगे कि वो उसको आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, झटका लगता है। तो ऐसी चीज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, जब किसी के घर में बहुत तेजी से करंट फ्लो हो रहा होता है, लिमिट से ज्यादा हो रहा होता है, तो इसमें एक वायर लगाया जाता है।
ये वायर जो होता है ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा भी करंट अगर लिमिट से बाहर जा रहा है, मान लिया जाए कहीं पर 5 एम्पियर से अगर किसी चीज में, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज है कि 5 एम्पियर का करंट अगर पहुंचा तो आपका फ्रिज उड़ जाएगा, आपकी टीवी खराब हो जाएगी। तो ये बचाने के लिए घर में क्या लगा दिया जाता है, फ्यूज लगा दिया जाता है। अब फ्यूज के अंदर जो वायर है, अगर इसमें 3 एम्पियर से भी ऊपर करंट गया तो ये वायर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये फ्यूज जो है टूट जाएगा, तो पूरे घर की बिजली चली जाएगी, फिर आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो ये ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। आज की डेट में आप इसमें इस तरह के फ्यूज आ गए हैं। इसकी जगह एक और चीज ने ले ली है जो आपने घरों में देखी होगी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको एमसीबी कहा जाता है। तो अब घरों में ये समस्या नहीं है। इसमें क्या होता था, इसका वायर टूट गया है तो फिर नया वायर लगाया जा रहा है और फिर उसको अटैच करेंगे तब जाकर आपके घर की बिजली आएगी। लेकिन अब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एमसीबी। एमसीबी क्या होती है, एमसीबी में आपका अगर बहुत ज्यादा पावर कहीं पर कंज्यूम हो रहा है, कोई डिवाइस जल सकता है, या कई बार आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तो ये क्या होता है, ये नीचे गिर जाता है। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेक कर देता है और घर में बिजली को रोक देता है। तो कोई भी ऐसी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं उसको बचा लेता है। फिर आपको ऑन करना है तो इसको ऊपर कर दीजिए, वापस से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल स्विच देखते हैं तो नॉर्मल स्विच में आप नीचे की तरफ जब प्रेस करते हैं तब स्विच ऑन होता है, लेकिन इसमें जो है ऊपर की तरफ स्विच ऑन होता है। नीचे अगर ये गिरा हुआ है अपने घर में, अगर किसी को लग रहा है कि भाई आप आसपास तो इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन हमारे घर में नहीं है, तो एक बार एमसीबी जरूर चेक कर लीजिए। कई बार पावर फ्लक्चुएशन होता है तो ये डिवाइसेस को बचाने के लिए क्या कर देता है, ये जो है गिर जाता है। इसी को कहा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेक करके बाकी घर को सेव कर लेता है। तो ये भी एक तरह का फ्यूज है, लेकिन ये एडवांस फ्यूज है, इसलिए इसको एमसीबी कहा जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट को ब्रेक करना तो इसको हम बोलते हैं एमसीबी। इसके बाद देखिए, ये एक चीज है जिसको क्या कहा जाता है, इसको आपने सुना होगा, ये होता है जनरेटर। तो जनरेटर करता क्या है, जनरेटर में आप डालते हैं पेट्रोल डीजल और इससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। जैसे कई जगहों पे आपने देखा हो, शादियों में या कहीं ऐसी जगह पे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई मेला ऑर्गेनाइज हुआ है, तो उस जगह पर बिजली प्रदान करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, जनरेटर लगा दिया जाता है। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या, कि आपने जो भी अपनी तरफ से आपको, जैसे मान लिया जाए इसमें एक रोटर होता है, उसको हाथ से आप घुमाते रहिए, आप जितना हाथ से घुमाएंगे उतनी बिजली बनेगी। तो ये क्या है, इसकी जगह आप क्या यूज करते हैं, इसमें डीजल इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जो है यांत्रिक ऊर्जा बनाता है और उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें ये जनरेटर बदल देता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जनरेटर का काम क्या है, जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। इसके अलावा एक और डिवाइस होता है जिसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर आप ध्यान से सुनेंगे, ये एसी को एसी में ही करता है। अब ये एसी क्या होता है, तो इसको समझ लीजिए, इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव करंट। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसको क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, एसी। और एक और चीज होती है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को ही हम क्या कह देते हैं, डीसी कह देते हैं। तो भाई एक चीज होती है एसी, एक चीज होती है डीसी, ये दो तरह के करंट होते हैं। तो आपकी जो बैटरी है, आपके फोन में जो बैटरी लगी है या आपने सेल देखे होंगे, ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है अगर ये 10 वोल्ट के हैं तो हमेशा हर स्थिति में ये 10 वोल्ट ही देते रहेंगे, इनका ग्राफ ऐसा सीधा बनता है। लेकिन अगर एसी है तो एसी का मतलब कुछ इस तरह का फ्लक्चुएशन होता है। जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है वो एसी आती है, तो हम बोलते हैं कि हमारे घर में आता है 220 वोल्ट। ये 220 या 230 वोल्ट जो है ये बता रहा है कि यहां पर तो जीरो होता है। आपने अगर मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपने ग्राफ बनाना सीखा था कि ये ओरिजिन होता है, इससे ऊपर जो चीज जाती है तो यहां लिख देते हैं 220 वोल्ट, और ये जो है आपका होता है -220 वोल्ट। मतलब ये जो है आपका ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा कितने बार होता है, तो ये 1 सेकंड में 50 बार जो है ऊपर नीचे कर लेता है। मतलब एक साइकिल कैसी है, यहां पर ऊपर जाना और नीचे जाकर फिर यहां पर पहुंच जाना। मतलब देखिए एक साइकिल ऐसी हो गई, ये एक साइकिल काउंट होगी।
फिर ये दूसरी साइकिल काउंट होगी, फिर ये तीसरी साइकिल काउंट होगी। ऐसी 1 सेकंड में ये 50 साइकिल कर लेता है। इसलिए हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी आवर्त पूछी जाती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज होती है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमारे डिवाइसेस काम करते हैं। अगर आप यूएसए जाएंगे तो वहां पे 60 हर्ट्ज पे काम करते हैं, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं। तो देखा जाए तो हम बोलते हैं कि इसको 440 वॉट का झटका लगा। उसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में इतने बार ऊपर नीचे होता है। तो ये एक बार ऊपर जा रहा है तो ये 220 ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है तो यहां पर 0 आने पे 220, और यहां पर पहुंचने पर और 220 नीचे आ गया, तो यहां से 220 और ये 220 440 हो गए, और 440 के बाद और ऊपर आता है। इसलिए पूछा जाए आपसे कि एसी खतरनाक है या डीसी खतरनाक है, तो आप बताएंगे एसी से झटका लगेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा डीसी से कम। डीसी तो हमेशा एक जैसा ही है, मतलब आप हमेशा कोई चीज मान लिया जाए कि आपको कोई पंच मारे और आपका दोस्ती मारे, तो आपको पता है ये इतनी स्पीड से मारता है, तो आप जो है एक एक्सपेक्ट करके रखोगे। लेकिन डीसी क्या है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर पूरा का पूरा 440 ऊपर आ जा रहा है, तो इसलिए जो एसी का झटका होता है वो ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपका जहां पर बिजली बनती है, जैसे कोई भी जगह पे आप देख लीजिए जहां पर भी पावर हाउसेस होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा किलोवाट में बिजली बनती है। किलोवाट का मतलब होता है, किलो का मतलब 1000 और वोल्ट, और आपके घरों में कितना इस्तेमाल होता है, 220 होता है। तो जो पावर हाउस बनते हैं, आपने सुना होगा कि 10 मेगावाट की बिजली बनाता है, या फिर 10 किलोवाट की बिजली जो है, या आपके घरों के ऊपर से देखा होगा आपने केवी लाइन जाती है, कई लोग उसमें चिपक जाते हैं, तो वो इतना ज्यादा पावर उनसे निकलता है। तो होता क्या है कि आपके घरों में कम बिजली चाहिए, अब पावर हाउस में तो ज्यादा बन रही है, तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है जिसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर भी 2 तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है कि आपका कम बिजली आ रही है, मतलब लेस एसी को मोर एसी में कन्वर्ट कर दे, वो स्टेप अप है। स्टेप अप मतलब कम बिजली को लेकर ज्यादा कर दे। और स्टेप डाउन का मतलब क्या है, आपका मोर एनर्जी को या मोर एसी को लेस एसी में कर दे, तो उसको स्टेप डाउन कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही रखता है। जनरेटर ने क्या किया, जनरेटर ने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में कर दिया। रेक्टिफायर अगर आपने देखा हो या रेक्टिफायर के बारे में सुना हो, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। मैं अभी आपको उसका एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन आप यहां समझिए कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में एसी ही रहता है, ये एसी को ही एसी में बदलता है, लेकिन कम एसी को ज्यादा एसी में बदल दे वो स्टेप अप, ज्यादा एसी को कम एसी में बदल दे वो स्टेप डाउन। अब जो है 2 चीजें और सुन लीजिए। एक जो चीज मैंने बताई रेक्टिफायर, अब रेक्टिफायर क्या करता है ध्यान से समझ लीजिए। आपके घरों में देखा होगा आपका मोबाइल चार्जर होता है, इस मोबाइल चार्जर को जो है आप प्लग में लगाते हैं और अपना फोन जो है चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं आप कि भाई सीधे सीधे आप जो है 2 वायर लें अपने फोन में लगाएं और 2 वायर जो है आपके प्लग में लगाएं, तो क्या होगा, वहां धमाका हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली आपके फोन में तो लगी है बैटरी। अब मैंने ही बताया थोड़ी देर पहले कि भाई बैटरी क्या है, एक डीसी सोर्स है, और आपको बताया जो घरों में सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, और वो कैसा है, वो एसी है। तो आपके फोन को चार्ज करने के लिए इस मोबाइल में एडाप्टर होता है, इस एडाप्टर में लगा होता है रेक्टिफायर, और वो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। तो ये एसी को डीसी में बदल देगा, आपका फोन आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किससे होता है, एसी को डीसी में करने के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा घरों में लगे होते हैं इन्वर्टर। आपके घर में चली गई बिजली, तो इन्वर्टर क्या करता है, उसके पास रहती है एक बैटरी। इन्वर्टर में आपने देखा होगा बैटरी लगी होती है। तो ये बैटरी क्या होती है, ये बैटरी तो डीसी है, लेकिन आपके घरों में चाहिए एसी। तो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर लेगा डीसी को और डीसी को बदल देगा किसमें, एसी में। तो याद रखेंगे रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में करना, और आपका इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में करना। ध्यान से समझ लीजिए, आपका मोबाइल फोन में होता है या आपके मोबाइल के चार्जर में होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एक एसी को लेगा और डीसी में बदल देगा, और यहां पर इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी को लेगा और एसी में बदल देगा। इस तरीके से पावर देता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर एसी को एसी में रहता है, इसको डीसी से कोई मतलब नहीं है। ये एसी पावर को बढ़ा देगा या कम कर देगा, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम करने का इसका काम है। स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद होते हैं डायनामो।
डायनामो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायनामो क्या करता है? तो डायनामो इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका क्या करता है, मतलब यहां पर देखिए डायनामो का इस्तेमाल आप कहां पे करते हैं? तो डायनामो का इस्तेमाल आप वहां पे करते हैं जहां पर आपको बिजली बनानी होती है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था, ये दिखाया था, ये क्या है? एक ट्रांसफार्मर या जनरेटर है। तो जनरेटर क्या कर रहा है? आपका इस्तेमाल कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके अंदर जो है आपके जनरेटर के अंदर भी क्या लगा होता है? एक डायनामो ही लगा होता है। डायनामो का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाना। जैसे आप घरों में मोटर इस्तेमाल करते हैं, तो मोटर क्या करती है? मोटर लेती है इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल पावर में। मतलब आपने मोटर चलाई और घर में ऊपर टंकी में पानी भर गया, आप खुद भी भर सकते थे, तो आप जो है अपने आप से जाओगे तो ज्यादा ऊर्जा खपत होगी, तो आपने बिजली इस्तेमाल करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसे डायनामो होते हैं। डायनामो क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को बदल देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और मोटर बदल देती है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। रेक्टिफायर क्या करता है? तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। ऐसे डायनामो क्या करता है? तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है, और मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है। तो मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो मोटर क्या कर देगी? एक विद्युत ऊर्जा को बदल देगी किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। ये एक चीज आपको पता चल गई। और आपका डायनामो क्या करेगा? तो डायनामो जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को बदल देगी किसमें? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं इनमें देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो आप आसानी से बता सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण क्या होता है? यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलना है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलना है। तो ऐसा क्या करता है? डायनामो, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर आपका यहां पर इंडक्टर। तो इनमें से आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है डायनामो इज अ मशीन। डायनामो एक मशीन है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कन्वर्जन ऑफ हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, या कम वोल्टेज का उच्च वोल्टेज में रूपांतरण। तो इसके आंसर्स तो मुझे लगता है कि किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे से समझा है हमने यहाँ। इसके बाद फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? मैग्नीशियम का, लोहे का, निक्रोम का, या टंगस्टन का। ये आंसर करना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके आंसर्स आप आसानी से कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमने जो है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। इसके ऊपर जो है जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उनके ऊपर अगर आप बोलेंगे तो एक सेशन मैं ले लूंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो टॉपिक है मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में भी बोला था, बहुत डिमांड के बाद हमने इस सेशन को स्टार्ट किया है आप लोगों की। तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, लाइक करिए, कि हमको भी एनर्जी मिले और ये जो है सेशन आगे ऐसे ही प्रोसीड रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।